हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है। भाई कैसे हो, ठीक हो ना। लास्ट चैप्टर की अपने बात करें तो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज चल रहे थे। अपन ने 16 संस्कार बात कर लिए थे। कुछ प्रमुख विवाह से संबंधित संस्कार थे, उनकी बात कर लिए थे। कुछ एक दो जो संस्कार थे जैसे मौसर जोसर, उनकी भी अपन ने बात कर चुके थे। अब देखो, संस्कार राजस्थान जिधर देखें उधर है ना, संस्कारी संस्कार हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं, तो 5, 7, 10 एक संस्कार मैं आप लोगों को और कराऊंगा। बाकी के अपन जो संस्कार है ना, जो ये अपन ने 20 एक संस्कार किए ना, ये तो सदाबहार है, मतलब कभी भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक संस्कार ऐसे हैं जो या आरपीएससी या अदर बोर्ड है ना कभी कभी पूछता है। उन संस्कारों को अपन जो एमसीक्यू करेंगे, पर्सन आंसर करेंगे, उसमें ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां वो अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी जो बच गए वो आज की क्लास में अपन क्या कर लेंगे, निपटा लेंगे। और मैं आपको ये कह रहा था कि राजस्थान के रीति रिवाज, आर्ट एंड कल्चर लगभग पूरा होने वाला है। तो आपसे आशा है, ठीक है, या अनुरोध मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, या बड़ा भाई या छोटा भाई की सलाह मान लो, पीछे के जो टॉपिक हैं मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आपने जो पढ़े हैं उनको भी याद कर लेना भाई, साथ की साथ, ठीक है, क्योंकि अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। आज राजस्थान का प्रमुख रीति रिवाज समाप्त होने वाला है। इसके बाद में अपन राजस्थान की वेशभूषा लेंगे, फिर बाद में आभूषण लेंगे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पीछे वाला मामला साथ चल रहा है कि नहीं, बड़ी बात यही है। इस तैयारी में पढ़ते सब हैं। कोई कहता है ना कि सर मैं तो पढ़ता तो खूब हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं होते, ठीक है, या मैं पीछे का भूल जाता हूँ। वो इसलिए कि मुन्ना तू नया पढ़ता है, पुराना भूल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, तैयारी में आपको हजारों स्टूडेंट हैं, उन सब में से अलग कैसे होगे। तो अलग होने का एक ही तरीका है, जो पढ़ रहे हो उसका तो बार बार रिवाइज करो, और जो पीछे पढ़ चुके हो उसका भी आपको रिवाइज करना है। जैसे मान लो अपन ने कितना टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। राजस्थान के लोक देवता, देविया, संत संप्रदाय, ठीक है, लोक नृत्य, गीत, ये सब मिला के अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ ना, दिन के अगर 2 चैप्टर भी आप रिवाइज करो ना, 7 दिन में रिवीजन हो जाता है पूरा। और दिन का मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे 2 चैप्टरों का मिला के, अगर आपको याद है तो। याद नहीं है तो 2 घंटे लग जाएंगे। अगर याद है तो कितने लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। बोले सर आपको कैसे पता। भाई मैंने याद कर रखा है, जब भी मेरे को पता है कि 20 मिनट में आराम से हो सकता है, अगर याद है तो। याद नहीं है तो 2 घंटे लगने। अब जैसे मान लो मैं भी नहीं पढ़ूँ, हाँ ठीक है, 10-15 दिन नहीं पढ़ूँ, गैप लग जाए बीच में, तो मेरे को भी अगर पढ़ना हो ना तो घंटा भर लग जाता है चीज़ें याद करने में। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम का टाइम है, आपको पीछे वाला भी साथ साथ लेकर चलना है। बाकी की बात आज की अपन क्लास में करते हैं, तो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले तो अपना ये क्या है, डीजी एजुकेशन बताने की जरूरत है। क्या करना है बताओ, देंगे सब्सक्राइब। क्या सब्सक्राइब, पहले तो लाल बटन आता था, आजकल लाल तो हटा दिया, वो ब्लैक आता है, उसको क्या करना है, दबाना है। क्यों दबाना है, ताकि हमारा जो प्रेम है वो आपस में बना रहे, साथ अपने चलते रहे। क्योंकि एक यही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपको कुछ दे रहे हैं और आप कुछ ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो कर देना भाई। तो चलें आगे। तो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज ही चल रहे हैं, चैप्टर का नाम वही है। संस्कार आप डाल लेना कौन सा है भाई साहब, 15वां है, 16वां है, 12वां है, 13वां है। मेरे को याद है लास्ट शायद मैंने आपको मौसर और जोसर करवाए थे। क्या करवाया था, मौसर और जोसर, तो ये दोनों लास्ट करवाए थे। तो बताओ मौसर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। देखे मौसर और जोसर, मौसर में तो मैं आ रहा है मतलब मृत्यु बोझ, जोसर में जा रहा है मतलब जीवन, मतलब जीवते व्यक्ति का क्या करना, नूता करना। नूता समझते हो ना, नूता मतलब जीवना। जैसे बताने की जरूरत है नहीं, जिम थे कम है, शादी ब्याह के अलावा शादी ब्याह का होता है उसमें तो जिमना बोलते हैं कि जिम बचाला। लेकिन अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है और फिर बाद में जिमना करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, पर कहाँ जा रहे हैं, नूते में जा रहे हैं। तो ये दोनों किससे संबंधित है, स्वर्गलोक से संबंधित है। स्वर्गलोक मतलब मौसर मतलब तो मृत्यु के बाद, और जोसर मतलब जीवित व्यक्ति का क्या करना, नूता करना। बाकी की बात अपन करते हैं आगे। कौन सा होगा ये, शायद मेरे हिसाब से 15वां 16वां होगा, आप देख लेना अपनी कॉपी में नंबर के हिसाब से। मैं आगे चलता हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से पहला डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं डालता हूँ पहला रेख। तो रेख बताओ क्या है, ये आरएस प्री में पूछा गया है, रेख।
बताओ क्या है रेख? तो बोले सर आप बताओ ना, आप डा रहे हो। तो देखो ये एक मापदंड है। क्या है? मापदंड, जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्क की क्या की जाती थी? वसूली की जाती थी। आप लोगों को पता है पहले जो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, ये गवर्नमेंट का पार्ट होते थे। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता था? राजा, फिर सामंत, फिर जागीरदार, और फिर जैसे अब भी होता है ना, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया। ठीक है, फिर बाद में पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया। पहले भी ऐसे एक हायरार्की बनी होती थी और उन सब से पूछता था राजा कि भाई साहब तूने इस साल कितना कमाया, तूने इस साल कितना कमाया? बोले सर मैंने 100 रुपये कमाए। उसने कहा कि सर मैंने 100 रुपये कमाए, तो लाओ 25-25 दे दो। तो वो कौन सा मापदंड था? वो था क्या? रेख। मतलब एक ऐसा मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्क, ध्यान रखना कौन सा शुल्क? राजकीय शुल्क की वसूली की जाती थी। उसे क्या कहते थे? रेख कहते थे। अब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये और भी डीप है, इसमें भी और पार्ट बने हुए हैं, तो वो अपने काम की चीज है नहीं, बस इतना लिख लो। हाँ ठीक है, यह एक मापदंड है, मापदंड है जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्क की वसूली की जाती थी। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो फटाफट। क्या है? एक मापदंड है जिसके आधार पर सामंतों व राजकीय जागीरदारों से राजकीय शुल्क की वसूली की जाती थी। ये तो पता है ना, सामंत वगैरह ये कौन होते थे, बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आम बातें हैं। सामंत कौन होता है, जागीरदार कौन होता है, राजा कौन होता है। जैसे पहले डीएम होता था, ठीक है, पहले क्या, अब जैसे डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, ये एक प्रकार से राजा, सामंत, ठीक है, जागीरदार यही हैं, नाम चेंज हो गए ऐसे मान लो। अपन जब पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको आराम से ढंग से समझाएंगे कि ये चीजें क्या है। लिख लिया ना रेख? तो रेख के बाद में आगे लिखो, रेख के बाद में सेकंड लिखो आज का ताजिम। बताओ ताजिम क्या हो सकता है? तो यह एक प्रकार का क्या है? विशेषाधिकार। क्या? ताजिम। बोले सर नाम से तो लगे नहीं रहा ताजिम, लेकिन है विशेषाधिकार। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर, ठीक है, वो मीटिंग ले रहा होता है। तो मीटिंग ले रहा होता है, तो जब वो आता है, ठीक है, और जाता है, तो क्या हो जाते हैं? लोग खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान के लिए। क्या? सम्मान के लिए। तो यह भी कुछ ऐसा ही है। यह अधिकार किसको प्राप्त था? सामंतों को। किसको? सामंतों को। जब दरबार में वे आते और जाते, क्या? दरबार में आते और जाते, तो राजा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था। वही क्या कहलाता है? ताजिम कहलाता है। तो तुमसे पूछ ले कि ताजिम क्या है? यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो सामंतों के पास था, ठीक है। जब दरबार में आते और जाते तो राजा खड़ा होकर उनको सम्मान देता था, ठीक है। आगे बात समझ में? क्या? ताजिम। ये पूरी डेफिनेशन हुई आरएस मेंस के हिसाब से 2 नंबर से। आप सीधा याद कर लो, ये एक प्रकार का क्या? विशेषाधिकार है जो सामंतों को प्राप्त था। लिख लो, यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो सामंतों को प्राप्त था। चलो आप ये भी लिख लो, याद रह जाएगा। ये एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो सामंतों को प्राप्त था। इसमें जब भी सामंत दरबार में आते
जाते तो राजा उन्हें खड़ा होकर सम्मान देता था। मान देता था। सही बात है भाई साहब, सामंत कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, बड़ी सारी चीज है। ठीक है, तो सम्मान देना पड़ेगा। राजा को लगता था कहीं सामंत नाराज नहीं हो जाए, नाराज हो जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा तो ये अपने राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे बढ़िया इसको थोड़ा सा क्या दे दिया जाए, सम्मान दे दिया जाए। आज के जो सामंत हैं वो डीएम एसडीएम है और जो राजा है वो जनता है। हालांकि कहने को है लेकिन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राजा जनता होती है। तो आपने जब सरकारी जो दरबार लगता है उसमें डीएम एसडीएम आता है तो जनता उन्हें खड़ा होकर या खड़ी होकर क्या देती है, सम्मान देती है। देती कि नहीं देती, आप बताओ। आपने ये जो यूट्यूब पे है शॉर्ट्स है, इसमें कई शॉर्ट्स ऐसे देखे होंगे कि डीएम आ रहा है या एसडीएम आ रहा है। ठीक है, एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब उप जिला कलेक्टर। जब वो आ रहे होते हैं तो जनता उन्हें खड़े होकर क्या देती है, सम्मान देती है। ये भी क्या है, वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर डीएम एसडीएम नहीं है, यहाँ पर क्या है, सामंत है। और आज के सामंत, इस समय के सामंत कौन है, डीएम और एसडीएम है। तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, वो क्या है, ताजिम है। तो लिख लो जल्दी सी, रेख और ताजिम। बोला सर आज तो बड़े बड़े लिखा दिए, डेफिनेशन लिखा दी। इसमें यार देखो शॉर्ट क्या लिखा है, एक छोटी सी बात है, लिख लो। वैसे शॉर्ट तो इतना सा था कि ये सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार है, ज्यादातर किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन कौन सा विशेषाधिकार है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। जैसे ज्यादातर तो पूछता है कि ताजिम क्या है, तो उसमें लिखा होता है कि यह एक सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार है, यह एक रेख की प्रक्रिया है या मतलब कर की प्रक्रिया है, डॉट डॉट ऐसे 4-5 पॉइंट बने होते हैं। लेकिन मान लो आपकी किस्मत खराब हो और वो पूछ ले कि जब सामंत दरबार में आते और जाते तो राजा उन्हें खड़ा होकर सम्मान देता था, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ताजिम कहते हैं। तो पता होना चाहिए आपको, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको तैयार रहना है हमेशा, किसके साथ, पेन के साथ। लिख लिया, चले आगे। तो रेख हो गया, ताजिम हो गया, अब आगे लिखो दूसरा, तीसरा लिखो आज का, मिसल। मिशन मत करना, मिसल। बताओ मिसल क्या है। बोले सर आप ही बताओ, तो चलो हम बता देते हैं। देखो आपने कई बार देखा होगा, ऐसे समझो कि यहाँ पर कोई चीज बांटने वाला है, ठीक है, और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, तो वो लाइन में खड़े होते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई साहब, या ऐसे मान लो, आप लोग मत मानो, आप मान लो क्या मानो, इधर मानो, जैसे ये एसडीएम बैठा हुआ है, ठीक है, ये मीटिंग ले रहा है। तो मीटिंग ले रहा है तो इधर इसके पास में अधिकारी बैठते हैं कि नहीं बैठते, ऐसे ऐसे भाई बैठे रहो। इधर थानेदार बैठा रहेगा, ठीक है, एसएचओ एसआई बैठा रहेगा, हेड कांस्टेबल बैठा रहेगा, बाकी जो पुलिस अधिकारी हैं वो बैठे रहेंगे। इधर कहूँ तो तहसीलदार बैठा होगा, नायब तहसीलदार बैठा होगा, पटवारी बैठा होगा, ग्राम सेवक बैठा होगा, सरपंच बैठा होगा, और इनके इधर क्या लगी होती है, टेबल लगी होती है। ऐसे ही होता है सीन कुछ सरकारी तंत्र का। और बीच में कौन, एसडीएम। तो आज का सामंत कौन, एसडीएम। आज के इसके काम करने वाले कौन, ये बाकी के कर्मचारी। तो एक चीज नोटिस की क्या, ये सब क्रम में बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है, बैठे हैं कि नहीं। तो इसे ही क्या कहते हैं, मिसल। मतलब ये एसडीएम का क्या है, दरबार है, ठीक है। तो दरबार में क्रमबद्ध या पंक्ति से बैठने का तरीका ही क्या कहलाता है, मिसल कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। एसडीएम नहीं समझ में आ रहा तो कलेक्टर लिख लेना या डीएम लिख लेना। डीएम एसडीएम को कौन नहीं जानता यार, शब्द शब्द प्रचलित हैं। तो ये जो दरबार में ऐसे एक प्रकार से दरबार ही लगता है इनका, ठीक है। पंक्तिबद्ध बैठने का तरीका क्या कहलाता है, मिसल कहलाता है। आ गई बात समझ में, याद कर लेना, लिखो मिसल। दरबार में बस यहाँ एसडीएम की जगह कौन होता था, राजा होता था, और इधर इनके क्या होते थे, अधिकारी होते थे, जैसे सामंत, जागीरदार वगैरह वगैरह। तो लिखो दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने का तरीका, बैठने का
तरीका। कई फिल्मों में दिखाया होगा, राजा ऊपर ऊपर बैठा होता है, फिर बाद में इधर अधिकारी बैठे होते हैं उसके, वही क्या है, मिसल है, दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने का तरीका। लिख लो जल्दी से, लिख लिया, चलें आगे। तो तीसरा हो गया, फिर आगे चलो इधर चौथा। देखो दो है, एक है हरावल, खूब पूछा गया ये हरावल, और एक है पांचवा चंदावल। क्या, हरावल और चंदावल, बताओ। ये खूब पूछा गया ये प्रश्न कि हरावल क्या है, चंदावल क्या है। हालांकि ऐसे नहीं पूछा, प्रश्न पूछा गया है कि सेना का आगे वाला भाग क्या कहलाता है, सेना का पीछे वाला भाग क्या कहलाता है। तो एक है हरावल, एक है चंदावल। ये प्रश्न खूब बार पूछा है, मान लो लगभग एग्जामों में पूछ लेता है कभी कभी, मन आए जब। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एक सेना होती है, ऐसे मान लो। तो सेना में कुछ जो जवान होंगे आगे होंगे, कुछ जवान क्या होंगे, पीछे होंगे। तो उन्हें नाम दिया गया है। जो सेना में आगे ही आगे रहते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, हरावल। क्या कहते हैं, हरावल। और जो सेना में पीछे पीछे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चंदावल। तो ये चीजें ध्यान रखना, कभी प्रश्न पूछ ले कि सैन्य का जो सेना है उसका पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, चंदावल। ये तो बहुत कम पूछा गया, लेकिन ज्यादा पूछा गया है हरावल। हरावल क्या है, सेना का आगे वाला भाग, या सेना के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, हरावल कहते हैं। बोले सर याद कैसे करें। देखो आगे आगे हमेशा क्या होती है, क्रीम होती है। जो आगे बैठने वाले होते हैं वो हमेशा हरे भरे, हर्ष पुष्ट, ऐसे कह सकते हो, ताजगी से भरे होते हैं। तो आगे हमेशा कौन होगा, हरावल हो गया। बाकी एक बचता है चंदावल। देखो ऐसे जब भी दो चीजें आए साथ में याद करने वाली, ठीक है, तो दो में से एक चीज याद कर लो। अब जैसे हरावल और चंदावल है तो बोले सर दोनों में कंफ्यूज होता है, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। तो हरावल याद कर लो, चंदावल रहने दो। ठीक है, तो अपना आप ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि यार हरावल तो आगे वाला है, तो बच गया कौन सा, चंदावल। तो टिक लग जाएगा चंदावल पे। आगे बात समझ में, तो लिखो सेना का आगे का भाग, सेना का आगे का भाग। ठीक है भाई साहब। और ये सेना का पीछे का हो जाएगा, तो लिखो पीछे का भाग। लिख लो जल्दी से, बात खत्म। सेना का आगे वाला भाग है और सेना का पीछे का भाग। लिख लो हरावल और चंदावल। लिख लिया, चले आगे। तो चला जाए आगे। लिखो छठा, तीन एक साथ ही लिखते हैं, लाटा, फिर बाद में कुंता, और फिर बाद में बिगोड़ी। लाटा, कुंता, बिगोड़ी। तो बताओ ये क्या है, लाटा, कुंता, बिगोड़ी। नाम सुना होगा कई बार आपने। ये तीनों ही क्या है, कर हैं। क्या है, कर। इधर लिख लेना शायद ऐसे, क्या है, कर। कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्स। क्या है, टैक्स। बताओ इकोनॉमिक्स में क्लास में पूछ लेते हैं कई बार कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। बोले सर दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, आरएस मेंस में है ये कि प्रत्यक्ष टैक्स किसे कहते हैं, कर किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर भी कई भागों में बटा। ये तो वर्तमान की डेफिनेशन है, लेकिन पुरानी अलग है। पुरानी के अनुसार लाटा एक कर है, कुंता एक कर है, बिगोड़ी एक कर है। लेकिन है कौन से, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि लाटा, कुंता, बिगोड़ी क्या है। वो दे देगा एक रस्म, एक कर, या जो भी डॉट 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 दो तीन और बना देगा। तो क्या है, ये कर है। तो लाटा तो एक प्रकार का क्या है, कर है। और ये कर कब लिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे मान लो कि फसल तैयार हो गई, आदमी के पास पैसा आ गया, तो वो गवर्नमेंट को क्या दे देगा, टैक्स दे देगा। वो तो क्या है, लाटा। मतलब सीधा सीधा कि मतलब तूने मेहनत की, तेरे को फसल उगी, तेरे पास जो पैसे आए उनमें से जो गवर्नमेंट का बनता है वो दे दे। उस टाइम पे गवर्नमेंट राजा। ठीक है भाई साहब, लाटा हो गया। कुंता क्या है, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर। क्या, खड़ी। जैसे मान लो कोई का खेत है, उसमें खड़ी जो फसल है वो खड़ी है। अब वहां पर जागीरदार आएगा और देख के कहेगा कि भाई साहब आज तो तेरा खेत हरा भरा, दूर तक भरा है, ऐसे फुल ही फुल। ठीक है, तो तेरे से मैं इतने पैसे लूंगा। तो वो कौन सा कर है, कुंता। मतलब खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लिया जाने वाला कर कौन सा कहलाता है, कुंता। और एक बच गया कौन सा, बिगोड़ी। बिगोड़ी भी क्या है, कर है। नगद मतलब ला भाई साहब पैसे दे दे अभी, वो क्या है, बिगोड़ी। मतलब जो
नगद रूप में दिया जाता है, नगद कैश, उसे क्या कहते हैं, बिगोड़ी। कैश ध्यान रखना, पहले टैक्स ना अनाज के रूप में भी दिया जाता था, ठीक है, और कई रूप थे टैक्स देने के, लेकिन जो नगद कैश में होता था ना उसे क्या कहते हैं, बिगोड़ी। आगे बात समझ में, लाटा कुंता बिगोड़ी, ये फसल तैयार होने पर लगाया जाता था, ये खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगाया जाता था और ये नगद लिया जाता था। तो लिखो, फसल तैयार होने पर लिया जाता था, तैयार होने पर लगाया जाता था। ठीक है भाई साहब, ये कुंता की मैं बात करूं तो खड़ी फसल का, खड़ी फसल समझ गए ना, जब खेत में फसल उग चुकी हो जिसकी अभी कटाई नहीं हुई हो, वही क्या है, खड़ी फसल। तो खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लिया जाता था। फिर बाद में बिगोड़ी, तो यह नगद लिया जाता था। नगद लिया जाता था। तो ये कितने हो गए टैक्स, कितने, 3, लाटा कुंता बिगोड़ी। ये फसल तैयार होने पर, ये खड़ी फसल का अनुमान लगाकर, और ये नगद लिया जाता था। ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर वर्तमान में भी क्या कृषि पर टैक्स लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं भाई साहब। ठीक है, पहले भी किसानों से टैक्स लिया जाता था, आज भी लिया जाता है, हालांकि थोड़ा कम है, ना के बराबर कह सकते हो। ये इकोनॉमी की बात है, जो अर्थव्यवस्था वाले सर आएंगे, इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे, वो बताएंगे कि आपको टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा टैक्स अप्रत्यक्ष है, निम्न में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। ये प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को पढ़ना भी है, याद भी करना है। लेकिन पहले ये लिखो, लाटा कुंता बिगोड़ी। बिगोड़ी लिखना, घोड़ी मत कर लेना। एक बार लिखा रहा था, बच्चे ने घोड़ी कर लिया, बोले सर घोड़ी सुनाई दिया, नहीं बिगोड़ी है, ध्यान रखना, बिगोड़ी। ठीक है, लिख लिया, लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई, लाटा कुंता बिगोड़ी। और अब चलते हैं अपन आगे, कितने, 8, अब चलो 9वां, क्या है, टीका। और फिर लो 10वां, क्या, रीत। रीत में माता ऐसे आएगी भाई साहब, रीत कहाँ गया मिटाने वाला, ये लो, रीत। बताओ टीका और रीत क्या है? आम शब्द है, ठीक है, घर घर में यूज में लिया जाता है। जब भी शादी आती है, दोनों शब्द भर भर के यूज लिए जाते हैं, घर वालों के द्वारा और आपके द्वारा भी। कई बार आपसे पूछा जाता है कहाँ जा रहा है यार, मार तो टीको से भी हम जा रहे जो, तो वही क्या है, ये टीका। ठीक है, लड़की पक्ष की ओर से जो उपहार दिए जाते हैं, लड़की, गर्ल, ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। टीका बहुत ज्यादा प्रचलन है, लड़की वालों जो पक्ष है उनसे लिया ही लिया जाता है, लेकिन लड़के वाले पक्ष का जो है रीत, ये बहुत कम प्रचलन है। ये बोले सर ये तो सुना ही नहीं हमने। बोले भाई तुमने कभी दिया ही नहीं तो सुनोगे कहाँ से? लेकिन पहले चलता था, पहले लड़की वाले भी देते थे, लड़के वाले भी देते थे, और आज भी देते हैं, लेकिन ये शब्द नीचे ढक चुका है। बस आज कहते हैं कि मारे पावना हूँ, कहीं कहीं आए सामान आए हुए, देखवा आ जाओ, एक प्रकार से मुंह दिखाई होती है ना, वो वैसा कुछ दिखावा टाइप, वैसा कुछ ऐसा सीन होता है रीत के साथ। टीका सबको पता है, रीत ध्यान रखना, दोनों में एक ही अंतर है, ये लड़की पक्ष की ओर से दिए जाते हैं और ये लड़के पक्ष की ओर से दिए जाते हैं। टीका सबको याद होगा, मेरे को पता है, क्योंकि नॉर्मल चीज है, हर घर में इस चीज का क्या है, प्रचलन है। रीत का ध्यान रखना, लड़के पक्ष की ओर से, बॉय, ठीक है, उनकी ओर से कोई उपहार दिया जाता है। जैसे मान लो आप में से कोई, ठीक है, आकेश नाकेश कोई लड़का है, मुकेश, ठीक है, उसकी शादी हो गई, ठीक है, मतलब फिक्स हो गई। अब वो अपनी वाइफ के घर वालों को कुछ उपहार देने जाएगा ना, ठीक है, उपहार समझ के, केले वगैरह, आम, फूल, वो एक टोकरी सी भर भुरा के जब वो जाएंगे किसके पास, उसकी दुल्हन के घर वालों के पास, वो क्या है, रीत है। मतलब लड़के पक्ष की ओर से दिए गए उपहारों को या उपहार को क्या कहते हैं,
रीत कहते हैं, और टीका लड़की पक्ष की ओर से दिए गए उपहार। ठीक है, याद रह जाएंगे, ध्यान रखना। ज्यादा टीका रीत बराबर पूछे जाते हैं, कभी पूछ ले, ध्यान रखना। तो टीका लड़की पक्ष की ओर से दिए गए उपहार। दिए गए उपहार, उपहार समझ गए ना, गिफ्ट। रीत लड़के, और सेम टू सेम लिख लो, ऐसे लाइन खींच दूं ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ऊपर जो है वही फोटोकॉपी कर लो। लड़की पक्ष की ओर से दिए गए उपहार, इधर लड़के पक्ष की ओर से दिए गए उपहार। और ये आपके उपहारों के साथ राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज समाप्त हो गए। वैसे राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं वो सूर्य की किरण की जैसे हैं, मतलब जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ वहाँ उसकी क्या है, किरणें हैं। जैसे जहाँ जहाँ तक राजस्थान की सीमा है वहाँ वहाँ तक क्या है, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज हैं। कुछ रीति रिवाज बच गए हैं, उनको अपन जो राजस्थान के MCQ करेंगे रीति रिवाजों को, उनके माध्यम से क्या करेंगे, सलटाएंगे। और लगभग पूरे हो चुके हैं, 16 संस्कार हो चुके हैं, बाकी के विवाह संबंधी संस्कार भी हो चुके हैं। कुछ जो राजकीय संस्कार है आप कह सकते हो, जैसे रेख हो गया, संस्कार तो क्या कहेंगे इनको, शब्दावली, वन वर्ड हैं ये। ठीक है, उनकी भी बात अपन ने कर ली है। और जैसे टीका रीत हो गया, कर लाटा कुंता बिगोड़ी, इनकी सब अपन ने बात कर ली, मतलब पूरा चैप्टर समाप्त है। अब इसके बारी आती है प्रश्नों की, तो इसके प्रश्न आंसर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये चैप्टर याद होना चाहिए। याद करने का एक ही तरीका है, एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद में कॉपी में लिख लो, दीवार पर चिपका लो, बस यही सीधा साधा क्या है, फंडा है। तैयारी करने आए हो, याद तो करना ही पड़ेगा, वैसे आप सोचने वाली कोई बात है नहीं। बाकी की बात अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। रीति रिवाज होगी, रीति रिवाज के बाद में वेशभूषा लेंगे अपन। क्या लेंगे, वेशभूषा। जैसे आप लोगों को पता है राजस्थान में एक महिला होगी, एक पुरुष होगा। राजस्थान क्या बोला सर, हर जगह ही महिला पुरुष और बच्चे होते हैं, तो इनकी अपनी एक वेशभूषा है, लेकिन वर्तमान में विलुप्त होती जा रही है। जैसे पहले राजस्थान में जो पुरुष होता था वो पगड़ी पहनता था, धोती पहनता था, चोला पहनता था। ठीक है, महिलाएं घाघरा पहनती थी, लुगड़ी पहनती थी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुर्ती काचला, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, लहरिया, पोमचा, ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। शुक्र है RPSC का या जो अदर बोर्ड है उन्होंने सिलेबस में डाल रखा है, ताकि अपनी जो पहचान है वो हमें याद रहे। ठीक है, इनकी बात अपन करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप इनको पढ़ो। ठीक, बाय।